नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। मानव गरिमा संविधान की आत्मा है, CJI BR गवई ने कहा। प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न होने पर ही SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सिख टिप्पणी विवाद पर राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने लैंसडाउन हेरिटेज इमारतों के संरक्षण पर IIT रुड़की से रिपोर्ट मांगी। ED आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत में संलग्न अदालती फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी को एक स्थिर विचार की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक गतिशील सिद्धांत है जो संविधान के मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को जोड़ता है। उनका मत था कि गरिमा एक मानक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से अदालतें मौलिक अधिकारों को बेहतर समझा पाती हैं। दिल्ली में आयोजित 11वीं डॉक्टर LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा गरिमा को केवल एक नैतिक विचार नहीं बल्कि एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य माना है और अपने कई फैसलों में इसे प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि गरिमा और मानवाधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की श्रृंखला यह दर्शाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा को न केवल एक स्वतंत्र अधिकार माना है बल्कि एक ऐसा मानक उपकरण भी माना है जिसके माध्यम से सभी मौलिक अधिकारों को और गहराई से समझा जा सकता है। CJI ने कहा, न्यायपालिका ने मानव गरिमा को संविधान की आत्मा बताया है। यह वही सर्वव्यापी सिद्धांत है जो संविधान की आज़ाद भावना और दर्शन को आधार देता है और संविधान की प्रस्तावना में लिखे मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय को आकार देता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के अनेक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये माना है कि गरिमा एक स्वतंत्र अधिकार भी है और वो दृष्टिकोण भी जिसके जरिए मौलिक अधिकारों को समझा जाना चाहिए। अपने भाषण का समापन करते हुए CJI ने ऐतिहासिक केस पुट्टुस्वामी केस का हवाला दिया और गरिमा के सार को उद्धृत किया। जीना मतलब गरिमा के साथ जीना है। गरिमा ही वो केंद्र है जो सभी मौलिक अधिकारों को एकजुट करती है, क्योंकि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को गरिमा से युक्त अस्तित्व प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी भी उपस्थित थे। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत तब तक मान्य नहीं जब तक कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने कहा, जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं, वहां न्यायालय की धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के लिए विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार की और प्रतिवादी नंबर 1 को अग्रिम जमानत देने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। प्रतिवादी ने कथित तौर पर अपीलकर्ता को उसके जाति के नाम का उल्लेख करके सार्वजनिक रूप से गाली दी और अपमानित किया। अब रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर का, जहां सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय पर टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिख समुदाय को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया और उनकी पूरी स्पीच को देखे बिना इरादा नहीं निकाला जा सकता। सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने जस्टिस समीर जैन की पीठ के सामने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी भाषण की 1-2 पंक्तियों से इरादा नहीं समझा जा सकता, पूरे भाषण का संदर्भ देखना जरूरी है। केवल 25 शब्दों से मेंस रिया नहीं निकाला जा सकता। गांधी पक्ष ने तर्क दिया कि वाराणसी सेशंस कोर्ट ने उनके वकीलों की बातों को नजरअंदाज किया और केवल BNSS की धारा 208 तक सीमित रहकर आदेश पारित कर दिया, जबकि मुख्य सवाल ये था कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी ने न तो किसी विशेष सरकार को निशाना बनाया और न ही पाकिस्तान या आतंकवादियों का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, यह कहना कि उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की सही नहीं है। उन्होंने केवल धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल उठाए, वो भी सामान्य संदर्भ में। शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्र ने राहुल गांधी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान देने का आरोप लगाया। वाराणसी की मजिस्ट्रेट अदालत ने नवंबर 2024 में FIR दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि विदेश में दिए गए बयान पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। मगर जुलाई 2025 में सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश पलटते हुए कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट की मिसालों के आलोक में फिर से एक बार सुना जाए। अब गांधी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को निर्देश दिया कि वो इस बात की जांच करे कि क्या मैसूर स्थित 19वीं सदी की देवराज मार्केट बिल्डिंग और लांसडाउन बिल्डिंग को मरम्मत या नवीनीकरण के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जानी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कर्नाटक के अधिकारियों द्वारा हेरिटेज इमारतों को ध्वस्त करके उनका उसी अग्रभाग के साथ पुनर्निर्माण करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास INTACH की उस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कि नवीनीकरण और मरम्मत में संरक्षण संभव है, न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया यदि कुछ मरम्मत या नवीनीकरण के साथ दोनों संरचनाओं को उनके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित करना संभव है तो उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञ निकाय के रूप में INTACH की एक रिपोर्ट उपलब्ध है, फिर भी हम IIT रुड़की से एक रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत के साथ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। आयकर विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पेरिस, फ्रांस में प्राप्त मास्टरशीट के रूप में जानकारी को अभिलेख में रखा गया था। ये आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से रखी और नियंत्रित विदेशी संपत्तियों के लाभार्थी हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उपरोक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के एक आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि शिकायत का विषय उसके पास भी है और जांच के उद्देश्य से दस्तावेजों की जांच आवश्यक है। आवेदन स्वीकार कर लिया गया और वर्तमान मामले में इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के उद्देश्य से आयकर विभाग द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय संबंधित समझौते को दरकिनार करके दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कानूनी कार्रवाइयों को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।